हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। स्वागत करता हूं एक बार फिर से आप लोगों का माय होम माय स्कूल चैनल में। उम्मीद करता हूं आप लोग सभी अच्छे होंगे। जानता हूं काफ़ी दिन हो गए वीडियो आए हुए और आप लोग परेशान हो रहे होंगे कि सर कैसे सिलेबस को पूरा करें, सिलेबस तो बीच में अटक गया और आप गायब हो गए। तो उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ बिल्कुल, और मैं एक बार फिर से वापस लेकर आ गया हूँ आप लोगों के लिए आगे के वीडियोज़। तो स्टूडेंट्स, आज हम इस वीडियो में जिस टॉपिक की बात करने वाले हैं वो स्टैटिस्टिक्स से एक टॉपिक आता है और उस टॉपिक का नाम है मीन। तो मीन बेसिकली होता क्या है ये हम आज के वीडियो में समझेंगे, उससे रिलेटेड फार्मूलाज कैसे आते हैं ये सब चीज़ें समझेंगे। और बिना टाइम गवाए चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो स्टूडेंट्स, मीन की हम जब बात करते हैं तो आप लोगों के माइंड में सबसे पहले क्या आता है? क्या इसके अलावा भी कोई वर्ड है जो कि मीन के लिए हम यूज़ कर सकते हैं? बिल्कुल सही। अगर आप सोच रहे हैं एवरेज, तो एवरेज होता क्या है या मीन होता क्या है और कैसे हम इसके फॉर्मूलाज निकालते हैं, उस पर जाने से पहले हम लोग समझते हैं कि हमारे पास डेटा जो होता है वो डेटा है क्या, कितने टाइप का डेटा होता है, और उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन के बारे में हम लोग कुछ बातें समझ लेते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं कि डेटा क्या होता है। तो डेटा की अगर हम बात करें तो आपके पास कोई भी किसी चीज़ को लेकर के इन्फॉर्मेशन है तो वो डेटा कहलाता है। जैसे अगर मैं बात कर रहा हूँ आपको इस वीडियो की बात करूँ, राइट, तो यहाँ पर मैं आपको कुछ इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ, है ना, स्टैटिस्टिक्स के बारे में। तो ये क्या है? ये एक डेटा है जो कि आपको स्टैटिस्टिक्स के बारे में इन्फॉर्मेशन देता है। तो ये भी एक डेटा है। तो कोई भी इन्फॉर्मेशन आपके आसपास होती है तो उसको हम डेटा कहते हैं। लेकिन क्या हम हर डेटा का मीन निकाल सकते हैं? तो इसका जवाब है नहीं। इसके लिए हम लोग समझते हैं डेटा के दो टाइप्स। एक होता है स्ट्रक्चर्ड डेटा और एक होता है अनस्ट्रक्चर्ड डेटा। स्ट्रक्चर्ड डेटा वो डेटा होता है जिसको हम टैबुलर फॉर्म में या फिर किसी एक तरीके से हम लोग ऐसे डिनोट कर पाएँ जहाँ पर हम उससे इंसाइट्स इजीली गेन कर सकते हैं। अब इसका क्या मतलब हुआ? किसी डेटा से या किसी इंफॉर्मेशन से आप कोई और इंफॉर्मेशन निकाल पाओ तो वो हम कहते हैं इंसाइट्स, राइट। तो उसके लिए जनरली हमें स्ट्रक्चर्ड डेटा चाहिए होता है, ठीक है। जैसे कि अगर मैं बात करता हूँ ट्वीट्स की, आजकल ट्विटर बहुत चल रहा है। ट्विटर पे ट्वीट्स भी आते रहते हैं, हम लोग न्यूज़ में भी देखते हैं, इस नेता ने ये ट्वीट किया, उस एक्टर ने वो ट्वीट किया। तो लेकिन उस ट्वीट से क्या आप ये बता सकते हैं कि उस एक्टर की एज क्या होगी या उस एक्टर के बारे में कुछ बता सकते हैं? नहीं। हम सारी की सारी स्टैटिस्टिकल इन्फॉर्मेशन नहीं निकाल सकते, नॉन स्टैटिस्टिकल इन्फॉर्मेशन हम निकाल सकते हैं। नॉन स्ट्रक्चर्ड डेटा होता है जिसके बारे में हमें इन्फॉर्मेशन नहीं होती या किसी फॉर्मेट में नहीं होता है वो प्रॉपरली, ठीक है। तो स्ट्रक्चर्ड डेटा मोस्टली टैबुलर फॉर्म में आपका रिप्रेजेंट किया जा सकता है, जैसे कि एक्सेल में आपका स्टैटिस्टिकल डेटा लिखा जा सकता है। अब इस चीज़ को हम लोग समझते हैं, हम लोगों ने देख तो लिया कि डेटा को हम लोगों ने दो कैटेगरीज में डिवाइड करके समझ लिया। अच्छा, अब हम बात करते हैं, हम ये कह रहे हैं कि स्ट्रक्चर्ड डेटा का हम लोग मीन निकाल सकते हैं, लेकिन स्ट्रक्चर्ड डेटा से भी रिलेटेड या उसकी रिप्रेजेंटेशन से भी रिलेटेड और बहुत चीज़ें हैं। जैसे अगर मैं बात करूं, हम लोगों ने सबसे पहले पढ़ा हुआ है रॉ डेटा। रॉ डेटा क्या होता है? रॉ डेटा का मतलब होता है, जैसे आपको बोला गया क्लास 10th में आपकी जो है 40 बच्चे थे, 40 में से 10 बच्चों के 5 नंबर आए और 8 लोगों के जो है 7 नंबर आए, 6 लोगों के 10 नंबर आए और बाकी बच्चों के 3 नंबर आए 10 में से। तो ये जो है ये आपका एक रॉ डेटा हो गया, एक इन्फॉर्मेशन हो गई। अब आप क्या करते हैं? अब आप इसको टैबुलर फॉर्म में लिखते हैं। टैबुलर फॉर्म में भी आप इसको दो तरीके से लिख सकते हैं। एक होता है अनग्रुप्ड, ठीक है, और एक होता है ग्रुप्ड, राइट। अनग्रुप्ड जैसे कि हम लोगों ने अभी बात करी, हमें एग्जैक्ट वैल्यूज़ पता है कि एक्चुअली किस चीज़ के फ्रीक्वेंसी कितनी है। मैंने इसे फ्रीक्वेंसी मतलब जैसा कि मैंने बोला 10 बच्चों के 8 नंबर हैं, तो इसका मतलब 8 मार्क्स है मेरा डेटा और 10 है उसकी फ्रीक्वेंसी। इसका मतलब इस क्लास में 10 बार 8 नंबर रिपीट हुए हैं, राइट। एक बच्चे के 8 नंबर, दूसरे के भी 8, तीसरे के 8, चौथे के 8, ऐसे 8 बार
सॉरी 10 बार 8 नंबर आए हैं, राइट। तो ऐसा डेटा अनग्रुप्ड में जाता है। ग्रुप्ड में कब जाता है डेटा? जब आपको रेंज डिफाइंड हो, ना कि आपको एग्जैक्ट वैल्यू डिफाइंड हो। जैसे कि मैं बात करता हूं अगर कि इस क्लास में एज क्या है, राइट, या फिर सपोज एक सेमिनार हुआ, उस सेमिनार, वो एक पेंटिंग पे सेमिनार था, तो उसको अटेंड करने वाले लगभग 1000 लोग थे। अब उन 1000 लोगों को एज के वाइज अगर मैं टेबल बनाऊं, राइट, तो क्योंकि देखिए पेंटिंग कोई भी कर सकता है ना, वो क्लास फर्स्ट से लेकर के और 70-80 साल 90 साल या 100 साल का इंसान भी पेंटिंग में इंटरेस्टेड हो सकता है। तो वहाँ पे जो है रेंज मेरी एक वाइड हो गई। तो मैं क्या करूँगा, अगर मैं ये लिखने लगूँ कि 2 साल के बच्चे इतने, 3 साल के इतने, 4 साल के इतने, 5 साल के इतने, तो इस तरीके से तो मेरा डेटा बहुत ज़्यादा हो जाएगा, राइट। मैं वो टेबल कब तक बनाऊँगा, है ना। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, रेंज लेकर के आते हैं, जिसे हम कहते हैं ग्रुप्ड डेटा, जिसको हम ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं। जैसे कि मैंने लिख दिया 1 से 10 तक के इतने लोग, 11 से 20 की एज के इतने लोग, 21 से 30 की एज के इतने लोग, राइट। तो उसको हम कहते हैं ग्रुप्ड डेटा। गॉट इट। अब ग्रुप्ड डेटा के बाद हम बात करते हैं, जब हम ग्रुप्स बोल रहे हैं, जैसे कि मैंने बोला 1 to 10, 11 to 20, 21 to 30 एंड सो ऑन, राइट। तो जब हम बात करते हैं स्टैटिस्टिक्स की और जब हम टेबल बनाते हैं, तो हम इस चीज़ को क्या कहते हैं, हम इस चीज़ को कहते हैं क्लास। क्या कहते हैं? क्लास। तो इस क्लास से रिलेटेड एक चीज़ और है कि अगर मैं बात करूं ये 2 नंबर्स की, राइट, अब मुझे इस क्लास के लिए क्या चाहिए, 2 नंबर्स चाहिए, एक छोटा और एक बड़ा, जिससे मुझे रेंज पता चले। अब ये जो रेंज है इसकी 2 लिमिट्स है, उससे बाहर कोई भी वैल्यू उस क्लास के अंदर नहीं आ सकती। तो अगर मैं बात करता हूँ इसकी, तो जो छोटा नंबर है ये, वो क्या कहलाएगा इस क्लास की लोअर लिमिट, और जो बड़ा नंबर है वो क्या कहलाएगा इस क्लास की अपर लिमिट। तो मैं इसको क्या कह सकता हूँ, लोअर लिमिट कह सकता हूँ। क्या कह सकता हूँ? लोअर लिमिट। और ये क्या हो जाएगा मेरा, अपर लिमिट हो जाएगा। गॉट इट। अब मैं बात करता हूँ इस क्लास के बारे में और अगर आगे, तो इस क्लास से जुड़ी हुई 1-2 और चीज़ें हैं जो हमें समझनी चाहिए, कुछ और टर्म्स हैं जो हमें जाननी चाहिए। जैसे इस क्लास का साइज़। अब साइज़ की अगर मैं बात करूं कि इस क्लास का साइज़ क्या है, तो उससे मुझे क्या पता चलता है मैं किस चीज़ की बात कर रहा हूं। इसका मतलब इसकी रेंज में कितनी डिफरेंट वैल्यूज़ बेसिकली आ सकती हैं। तो देखिए, अगर मैं 20 में से 11 घटा दूं तो मुझे पता चल जाएगा, है ना, है कि नहीं। देखो होता क्या है कि यहाँ पे अगर मैं 20 में से 11 घटाऊँ तो मेरे पास आता है 9, क्योंकि जनरली, अब आप बोलेंगे कि ये तो 11 से 20 तक है ना, लेकिन होता क्या है कि जनरली हम लोग क्लासेस को इस तरीके से डिफाइन नहीं करते हैं। क्लास क्या होती है, पिछली क्लास की अपर लिमिट हमेशा नेक्स्ट क्लास की लोअर लिमिट होती है। अभी हमने वो चीज़ नहीं की है, इसलिए आपको इस तरीके से दिख रहा है, ठीक है। तो उस कन्फ्यूजन को हटाने के लिए मैं इसको 10 कर देता हूँ, इसको 20 कर देता हूँ। तो अब अगर आप डिफरेंस देखेंगे इस तरीके से, ये क्या होगा, 0 होगा। तो अगर आप डिफरेंस देखेंगे तो आपको 10-10 का डिफरेंस दिखाई दे रहा है। अब बात आती है कि सर इसमें भी 10, इसमें भी 10, तो आखिर 10 वाली वैल्यू जाएगी कहाँ। तो 10 वाली वैल्यू जाती है अपर लिमिट, जहाँ पे 10 होगी वहाँ पर। इसका मतलब 10 अगर किसी के मार्क्स है तो वो यहाँ पे जाएगा, ना कि यहाँ पर। तो इस क्लास में कौन आएगा, इस क्लास में आएंगे 11 से लेकर के 20। इसका मतलब 20 - 10 से क्या निकला, 10 आया था आंसर। तो 11 to 20 अगर आप काउंट करो तो कितने नंबर्स आते हैं, 10 नंबर्स आते हैं, राइट। तो इसी से हमको पता चलता है कि क्लास का साइज क्या है, क्लास साइज। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। अच्छा, इसके बाद आती है क्लास मार्क। क्लास मार्क का मतलब है कि अगर मैं इस ग्रुप्ड डेटा को अनग्रुप्ड डेटा में चेंज करता हूँ तो मुझे एक मीन वैल्यू चाहिए, जिससे मुझे पता चले कि इसके अराउंड जो है ये फ्रीक्वेंसी है। तो हम क्या करते हैं, वो बेसिकली होता है आपका एवरेज ऑफ दीज 2 नंबर्स, यानी कि अपर लिमिट और लोअर लिमिट का
एवरेज। कैसे निकालते हैं हम एवरेज हमेशा? अगर ऐसे नंबर्स दिए हुए हैं तो सम ऑफ वैल्यूज अपॉन नंबर ऑफ वैल्यूज। अब देखिए सम ऑफ वैल्यूज क्या होगा, जैसे मैं इसकी बात करूं तो वैल्यूज हैं क्या 10 और 20। तो जब मैं बात करता हूं सम की तो मैं 10 और 20 को ऐड करूंगा, लेकिन नंबर ऑफ वैल्यूज का मतलब क्या होता है कि कितनी वैल्यूज हैं। तो यहाँ पर दो ही वैल्यूज हैं, एक 10 और एक 20। इसका मतलब इट विल बी 10 + 20 अपॉन 2। तो क्लास मार्क क्या होता है? क्लास मार्क का फॉर्मूला हम इसीलिए लिख सकते हैं कि क्लास मार्क इज इक्वल टू 10 + 20 अपॉन 2। इसका मतलब कि क्लास मार्क का फॉर्मूला क्या होगा? लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट अपॉन 2। क्या बोला मैंने? लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट अपॉन 2। ये आपका क्लास मार्क हो जाएगा। ओके, उम्मीद करता हूँ ये चीज़ें आप लोगों को समझ में आ गई होगी। तो हम लोग एक बार फिर से देख लेते हैं कि क्या क्या चीज़ें हम लोगों ने अभी तक समझी। सबसे पहले हम लोगों ने समझा कि डेटा को हम किन कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं, कितने टाइप का डेटा हमारे पास होता है। उसके बाद हम लोगों ने स्ट्रक्चर्ड डेटा को समझने की कोशिश की कि रॉ डेटा है, रॉ डेटा, उसके बाद टेबुलर डेटा है। टेबुलर डेटा को भी हमने दो कैटेगरीज में डिवाइड किया, अनग्रुप्ड एंड ग्रुप्ड। ग्रुप डेटा को हम लोगों ने समझा क्योंकि हम क्लास 10th में ग्रुप डेटा से ही डील करने वाले हैं। तो ग्रुप डेटा को हम लोगों ने समझा, उसके बारे में क्लास जब हमने समझी तो क्लास की डिटेल्स हमने देखी कि क्या होता है लोअर लिमिट, अपर लिमिट, क्लास क्या होता है, क्लास साइज़ क्या होता है, क्लास मार्क क्या होता है, राइट। तो ये चीज़ें हम लोगों को समझनी ज़रूरी थी। ठीक है, उम्मीद करता हूँ यहाँ पे आपको कोई डाउट नहीं होगा, सारी चीज़ें आप लोगों को समझ में आ गई होगी। अगर कोई भी डाउट है तो वीडियो को रोको, मुझे रीच आउट करो। मुझे रीच आउट कैसे करोगे? कमेंट सेक्शन में लिखो या फिर मुझे इंस्टा पे पहुंचकर, डिस्क्रिप्शन में लिंक है इंस्टा का, इंस्टा पे पहुंचो, इंस्टा पे फॉलो करो, मैसेज करो और मैं आप लोगों का आंसर तुरंत से तुरंत करने की कोशिश करूँगा। ठीक है, तो इसके बाद आगे बढ़ते हैं, उम्मीद करते हुए कि यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि मीन क्या होता है, मीन निकालने के अलग अलग तरीके क्या होते हैं। स्टूडेंट्स, अब हम डिस्कस करते हैं कि मीन होता क्या है। तो मीन को समझने के लिए हम लोग एक एग्जाम्पल लेते हैं। तो एग्जाम्पल हम लोग क्या लेते हैं कि मान लीजिए आप लोगों ने 1 किलो सेब खरीदे किसी जगह से जो कि 100 रुपये किलो थे, है ना। अब आपने क्या किया, आप आगे गए, आपको कुछ दोस्त मिले, उन दोस्तों ने कहा कि यार ये सेब बहुत बढ़िया लग रहे हैं, हमें खिला दे। तो आप लोगों ने क्या किया, वो सेब अपने दोस्तों को खिला दिए। अब लेकिन आपके लिए ज़रूरी क्या था कि आपको घर पर भी सेब लेकर जाने थे। तो आप लोगों ने क्या किया, अब आप क्योंकि आगे आ गए थे वापस तो जाएंगे नहीं, तो आपने वहाँ पता किया। अब वहाँ पर आपको लकीली और सस्ते सेब मिल गए, है ना। तो आपने क्या किया, अब वहाँ पर 50 रुपये किलो सेब खरीद लिए, है ना। तो अब आपको अगर ये जानना है कि आपको इवेंचुअली क्या रेट पड़ा एप्पल्स का, तो आपको समझना ये होगा कि यहाँ पर आपको एवरेज निकालना पड़ेगा, है ना। तो उसको हम कैसे निकालते हैं, उसके लिए आपको क्या करना होता है, सम ऑफ वैल्यूज़, यानी कि इस केस में आपके जो रेट थे उनका सम निकालिए और उसको डिवाइड करिए आपने कितने अलग अलग रेट्स दिए हैं। तो ये आपकी बेसिक डेफिनेशन बन जाती है मीन की या एवरेज की, यानी कि सम ऑफ वैल्यूज अपॉन नंबर ऑफ वैल्यूज, जो हमने अभी थोड़ी देर पहले देखा भी था, उसी को हम मीन कहते हैं। तो 100 + 50 अपॉन 2 विल बी इक्वल टू 75, है ना। 75 रुपये किलो हो गया। तो ये चीज़ तो चलो हमको समझ में आ गई। अब हम क्योंकि बात कर रहे हैं ग्रुप्ड डेटा की, हम लोग ग्रुप डेटा पढ़ने वाले हैं अपने इस चैप्टर में, तो हम लोग देखते हैं कि ग्रुप्ड डेटा का मीन किस तरीके से निकल सकता है। तो सबसे पहला तरीका जो ग्रुप डेटा का मीन निकालने का है वो है डायरेक्ट मेथड। कौन सा मेथड? डायरेक्ट मेथड। तो डायरेक्ट मेथड में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग लेते हैं ग्रुप डेटा और उस ग्रुप डेटा के लिए हम लोग मीन निकालते हैं, जो कि बहुत आसान तरीके से निकालते हैं। हम उस फॉर्मूला को समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है।
कि फॉर्मूला क्या है और कैसे आया। ठीक है, तो ये चीज़ हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। अब यार हम लोगों ने समझ लिया, ये तो बड़ा सिंपल है, मीन निकालने का तरीका या मीन होता क्या है, ये तो बहुत सिंपल चीज़ है। तो अब इस पे इतने बड़े बड़े चैप्टर क्यों बन रहे हैं? अब इम्पॉर्टेंट ये है स्टूडेंट्स कि हर डेटा को हम एक ही तरीके से नहीं देख सकते, क्योंकि अभी हम लोग बात कर रहे हैं किस डेटा की, ग्रुप्ड डेटा की, राइट। तो ग्रुप्ड डेटा का मीन इस तरीके से नहीं निकल सकता, क्योंकि फ्रीक्वेंसीज हमें ऐसे दी नहीं होती है ना। तो सिंपल सी चीज़ है। अब अगर मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ, है ना, तो ग्रुप डेटा का मीन कैसे निकलेगा वो चीज़ हम लोग समझते हैं। पहले हम ये मीन समझ लेते हैं हमने कैसे निकाला था। हमने बोला एक बच्चे के 10 नंबर है, एक के 20 नंबर है, एक के 30 नंबर है और एक और के 10 नंबर आए। बिल्कुल, तो अब हम इसको किससे डिवाइड करेंगे? 4 से डिवाइड करेंगे। क्यों? क्योंकि टोटल 4 स्टूडेंट्स हैं, है ना। अब देखो, इस डेटा को मैं एक और तरीके से रिप्रेजेंट करता हूँ टैबुलर फॉर्म में। टैबुलर फॉर्म में कैसे? मैं लिखता हूँ xi विच इज़ द वैल्यू, कि वैल्यू है क्या, एंड मैं लिखता हूँ फ्रीक्वेंसी, ठीक है, कि कितनी बार वो वैल्यू आ रही है डेटा में। तो देखता हूँ मैं सबसे पहले 10 नंबर। 10 नंबर कितने लोगों के हैं? 2 लोगों के हैं, है ना। इसी तरीके से 20 नंबर 1 और 30 नंबर भी 1 का ही है। तो देखो मैं क्या करता हूँ, ऊपर मैंने वैल्यू ये लिखी थी, राइट, मीन ऐसे ही निकलता है। अच्छा, मैं इसको किस तरीके से और लिख सकता हूँ कि अगर मैं इसको इससे मल्टीप्लाई करके लिखता, यानी कि 10 × 2, इसी तरीके से, क्योंकि मैंने इनको मल्टीप्लाई किया तो मैं इसको भी मल्टीप्लाई करता हूँ 20 × 1 और 30 × 1। अगर मैं इनको ऐड करता तो क्या इससे डिफरेंट रिजल्ट आएगा? नहीं आएगा। आप 10 को बार बार प्लस किए जाओ या जितनी बार 10 आ रहा है उसको मल्टीप्लाई करके लिख दो, वो सेम ही चीज़ रहेगी। तो इसका मतलब मैं सिंपल क्या निकाल सकता था? मैं निकाल सकता था इन दोनों का प्रोडक्ट, जो कि होगा fi × xi, राइट। तो मैं इन दोनों का अगर प्रोडक्ट निकालता तो क्या आता? 20 20 30, ठीक है। अच्छा, मुझे चाहिए क्या था? इनको ऐड करना, यानी मुझे इनका सम चाहिए था। यानी अब देखो यहाँ पे इंपॉर्टेंट एक चीज़ आती है, हम लोगों के पास एक समेशन का सिंबल होता है जो कि होता है ये, ओके। तो समेशन ऑफ fi xi मुझे निकालना था, ठीक है, और उसको किससे डिवाइड करूँगा मैं? 4 से डिवाइड कर रहा था। अच्छा, 4 क्या है? 10 कितनी बार आया? 2 बार। 20 कितनी बार आया? 1 बार। 30 कितनी बार आया? 1 बार। इनको ऐड करेंगे कितना आएगा? 4। यानी कि समेशन ऑफ fi वॉज नथिंग बट द डिनोमिनेटर। तो ये जो फॉर्मूला है ये आपको याद रखना है, यही होता है डायरेक्ट मेथड ऑफ मीन। डायरेक्ट मेथड ऑफ मीन ये होता है, लेकिन अब हमने जिस डेटा पे बात करी ये तो ग्रुप डेटा नहीं है, ये तो अनग्रुप डेटा है। तो ग्रुप्ड डेटा में कैसे ये फॉर्मूला एप्लीकेबल होता है, उसी के लिए हम लोगों ने वो कुछ टर्मिनोलॉजीज पढ़ी थी, जहां हम लोगों ने पढ़ा था एक चीज़, क्लास मार्क्स। हम लोग यहाँ पे बोल देते हैं कि 0 से 10, 10 से 20 और 20 से 30 मार्क्स के लिए था, राइट। तो सबसे पहले ये आपकी xi नहीं होगा, ये आपकी क्लास है। xi विल बी व्हाट? xi विल बी योर क्लास मार्क्स, ओके। तो क्लास मार्क क्या होगा? 10 + 0 डिवाइडेड बाय 2, 10 + 20 डिवाइडेड बाय 2, 20 + 30 डिवाइडेड बाय 2, है ना। तो मैं xi अगर निकालता हूँ तो यहाँ पर क्या आएंगी वैल्यूज़? यहाँ पर वैल्यूज़ आएंगी 5, 15, 25, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग निकाल सकते हो। तो अगर मैं बात करता हूँ यहाँ fi xi की, तो वो कितना आएगा? 10, 15, 25, है ना, है कि नहीं। तो अब आप क्या करोगे? आपके पास fi xi आ गया, आपके पास fi है, आप सिंपल उसको निकाल दो और आप मीन निकाल सकते हो। तो ये था आपका डायरेक्ट मेथड टू फाइंड आउट दी मीन। अगर आपको इसमें अभी भी कुछ डाउट है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिखें और
अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो इसको सब्सक्राइब कर लो। अगले पार्ट में मैं लेकर के आने वाला हूँ मीन निकालने के और तरीके। ठीक है, अभी के लिए यहीं रुकते हैं और आपको एग्ज़ाम्स के लिए ऑल द बेस्ट।